वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 271 लता की वार्निंग। अगर तुम्हें मेरी बातें विश्वास नहीं तो मैं क्या तुम्हें काजू से कंफर्म कर दूं? मानिक की मुस्कुराते हुए कहा तो अवनी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, काजू अभी बच्ची है। हाँ, इसीलिए तो अभी बिल्कुल सही वक्त है, हमें एक और बच्चा प्लान करना चाहिए, मानिक ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, अवनी ने कहा और फिर बाथरूम की तरफ जाने लगी। मानिक ने अपनी कहा पड़ा और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। बहुत नखरे करने लगी हो तुम, मानिक ने अपनी पत्नी को बाहों में भर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अवनी रेड्डी पर नखरे शूट करते हैं, अवनी ने मानिक से कहा। उसकी बात सुनकर मानिक भी मुस्कुराने लगा। अवनी की बात सच ही थी, अवनी पर नखरे और एटीट्यूड दोनों ही सूट करता था। पतिदेव क्या चलना नहीं है, शाम होने वाली है, बारात आने का समय हो गया, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने अवनी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे पास रहना है। अवनी मानिक से छूटने की कोशिश करने लगी। उसने मानिक को उठाते हुए कहा, मुझे जाना है और लेट भी हो रहा है। अवनी की बात सुन मानिक ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए मानिक ने अवनी की तरफ अपनी आई विंक की। दूसरी तरफ शिवांगी और नीति दोनों अलग अलग रूम में तैयार हो रही थी। उनके लिए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था और वह दोनों ही तैयार हो चुकी थी। नीति शिवांगी अपने रूम में अकेली थी और अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसकी शादी राहुल से होने वाली है। उसने तो कभी इसके सपने भी नहीं देखे थे, जबकि वह राहुल से प्यार भी करती थी। नीति अपने आप को मिरर में अच्छे से देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के 2 हाथ महसूस हुए। उसने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर कर देखा तो उसके ठीक पीछे राहुल खड़ा था, जो इस वक्त शेरवानी पहने था। राहुल को देख नीति ने हैरानी में, आप यहाँ? मेरे अलावा किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है, राहुल ने कहा और नीति के कंधे पर अपना चेहरा टिका लिया। नीति ने राजीव की तरफ अपना चेहरा किया। राहुल ने नीति को कमर से पकड़ रखा था। नीति ने पीच कलर का लहंगा पहन रखा था, जिस पर हाथों से काम किया गया था। वह दिखने में बेहद खूबसूरत था। वहीं राहुल ने भी नीति के लहंगे से मैचिंग ही पीच कलर की ही शेरवानी पहन रखी थी। राहुल नीति से दूर हुआ और नीति को एकटक देखने लगा। राहुल को खुद की तरफ ऐसे देखता पाकर नीति कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी दुल्हन को देख रहा हूँ, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल की बात नीति ने अपनी पलकें झुका ली, उसे बहुत शर्म आ रही थी। नीति ने अपनी पलकें झुकाए कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिले तो अपशगुन होता है। राहुल ने नीति की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींचा और कहा, अब हमारी जिंदगी में कोई अपशगुन नहीं होगा। जितने भी अपशगुन थे उन सबको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। तुम बस मेरे साथ रहो। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, स्वीट हार्ट, राहुल ने कहा और नीति के गालों पर किस कर लिया। नीति राहुल की आंखों में देखने लगी। वह अपने लिए प्यार और जुनून दोनों देख सकती थी। तभी रूम का दरवाजा खुला, त्राही अंदर आई। त्राही ने जैसे ही राहुल को वहां देखा वह हैरान रह गई, पर वहां से जाने के बजाय त्राही अंदर आई। उसने नीति की तरफ देखते हुए कहा, आप मेरे सामने खड़ी हो जाए, मुझे आपकी नजर उतारनी है। पर नजर तो दूल्हे की बहन उतारती है ना, राहुल ने त्राही की तरफ देखते हुए कहा। राहुल की बात सुन त्राही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर कहा, लेकिन शिवांगी तो खुद दुल्हन है, वह ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए मिस्टर रानावत ने मुझे ये करने के लिए भेजा है। पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो? त्राही में ये कहा ही था कि राहुल ने बीच में ही कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्राही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर नीति के सामने खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए नीति से कहा, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नीति मुस्कुरा दी। त्राही फिर नीति की नजर उतारने लगी। नीति की नजर उतारने के बाद त्राही वहां से चली गई। राहुल उसे जाते हुए देखने लगा, जिसे देख नीति ने कहा, वह अच्छी लड़की है, मुझे उससे क्या, मुझे तो सिर्फ अपनी वाली से मतलब है, राहुल ने कहा और नीति की तरफ देखने लगा। नीति ने राहुल की तरफ देखा और फिर कहा, कोई और यहाँ आए उससे पहले आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है।
अब हम मंडप पर ही मिलते हैं, मैं बारात आज लेकर आता हूँ, राहील ने कहा और फिर नीति की तरफ देखते हुए वहां से चला गया। नीति वहीं खड़ी मुस्कुराते हुए राहील को जाते देखने लगी। तभी वहां पर लता जी आई। लता जी को देख नीति के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो गई। लता जी के चेहरे को देखकर ही कोई भी बता सकता था वह इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में है। लता जी ने अंदर आते हुए नीति की तरफ देख कहा, अंडरस्को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये जो तुम्हारी मुस्कान है वह जल्द ही मैं छीन लूंगी, तुम बंसल परिवार की बहू कभी नहीं बन पाओगी। उनकी बात सुनकर नीति ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? क्योंकि तुम जैसी लड़कियां अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने देखती है। मैंने पहले ही दीपा को बंसल परिवार की बहू बनाने का वादा कर दिया था और बंसल परिवार की बहू वही बनेगी, तुम बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। लता जी ने नफरत से कहा, आप क्या करने के बारे में सोच रही है? नीति में उनकी तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर आज डर दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि लता जी भी साफ देख सकती थी। वह तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लता जी ने डेविल मुस्कान के साथ कहा और नीति की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। माई न्यू नॉवल डॉन्स ब्यूटीफुल 272 बारात, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने देखती है। मैंने पहले ही दीपा को बंसल परिवार की बहू बनाने का वादा कर दिया था और बंसल परिवार की बहू वही बनेगी, तुम बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। लता जी ने नफरत से कहा, आप क्या करने के बारे में सोच रही है? नीति में उनकी तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर आज डर दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि लता जी भी साफ देख सकती थी। वह तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लता जी ने डेविल मुस्कान के साथ कहा और नीति की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। नीति अपने कदम पीछे लेने लगी। लता जी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे घबराहट हो रही थी। दूसरी तरफ जय और राहील दोनों ही इस वक्त होटल से निकल चुके थे। उनके साथ ही जितने भी बाराती थे वह भी कुछ ही देर में बारात लेकर आने वाले थे। बारात ढोल नगाड़ों के साथ आने वाली थी। राहुल और जय दोनों ही घोड़ी पर बैठे थे और उनके बाराती डांस करते हुए उनके साथ चले आ रहे थे। युवान तो पागलों की तरह डांस कर रहा था। ये पहली शादी थी जिसमें वह इतना एंजॉय कर रहा था। तुम्हारा भाई पागल हो गया है, वीर ने युवान की तरफ देखते हुए मानिक से कहा। मानिक ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, अंडरस्को उसे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लड़की वालों की तरफ से थे ना, नीति के भाई। हाँ, पर मैं दोनों तरफ से हूँ, क्या तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है? तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो? वीर ने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे सपने देखने की आदत गई नहीं, मानिक ने कहा और वीर को घूरने लगा। वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूरे जा रहे थे। पर इस वक्त यहाँ पर अवनी भी नहीं थी जो उन दोनों को लड़ने से रोक सके। थोड़ी देर में ही दोनों बारात लेकर दरवाजे के पास आ गए, जहाँ पर मिसेज बंसल आरती की थाली लिए खड़ी थी। राहील और जय दोनों ही घोड़ी से नीचे उतर दरवाजे के पास आए। तब जाकर सबको ध्यान आया कि आखिर राहील की आरती कौन करेगा, क्योंकि मिसेज बंसल तो ऐसा कर नहीं सकती थी और नीति की फैमिली से कोई भी यहाँ पर था ही नहीं, ना ही किसी को पता था नीति की फैमिली में कौन कौन है। राहील और जय दोनों ही दरवाजे के पास खड़े थे। वही मिसेज बंसल आरती की थाली लेकर कंफ्यूजन में खड़ी थी। तभी एक औरत जिसने खूबसूरत ब्लू कलर की बनारसी साड़ी के ऊपर मोतियों की ज्वेलरी पहन रखी थी, वह आगे आई। उस औरत को देखकर हर कोई हैरान था। उस औरत के हाथ में भी आरती की थाल थी। वह ठीक राहील के सामने खड़ी थी। वह कोई और नहीं, वीर की मां मिसेज मोक्षी रानावत थी, जो कि पब्लिकली बहुत कम जगह पर जाया करती थी। इसलिए सब लोग उन्हें वहां पर देखकर थोड़ा हैरान हुए। हम करेंगे आरती हमारे दामाद की। मोक्षी जी ने मुस्कुराते हुए राहील की तरफ देख कहा। मोक्षी जी का वहां आना ये साबित करने के लिए काफी था कि पूरा रानावत परिवार भी नीति को अपनी बेटी मानने लगा है। मिसेज बंसल और मिसेज रानावत दोनों ने ही राहील और जय की आरती की और फिर उनकी नाक खींची। मेरी बेटी को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, मोक्षी जी ने लगभग राहील को धमकाते हुए कहा, तो राहील मुस्कुराने लगा।
आरती के बाद सभी बाराती अंदर आते इससे पहले ही लड़कियों ने उनका रास्ता रोक लिया। मानिक जो राहील के पास ही खड़ा था, उसकी नजर अवनी पर गई जो ब्लैक कलर का लहंगा पहने वहां खड़ी थी। इस ब्लैक कलर के लहंगे के साथ अवनी ने अपने बालों को कली कर खुला छोड़ रखा था। उसने ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ मांग टीका और बड़े बड़े इयररिंग्स पहन रखी थी। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मानिक तो अपनी पालके झपकाना ही भूल गया था। वह बस एकटक अवनी को ही देखने लगा। पलके झपका ले वरना आंखें खराब आ जाएगी, राहील ने मानिक से कहा। फिर भी मानिक ने अपनी पलके नहीं झपकाए। वह अवनी को ही देखता रहा। अवनी ने भी एक नजर मानिक को देखा जो उसे बिल्कुल किसी आशिक की तरह देखे जा रहा था। यही हाल व्योम का भी था। आयशा ने ग्रीन कलर का लहंगा पहन रखा था। उसके साथ अवनी ने जैसे ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ मांग टीका और बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहनी थी। वो दोनों ही कहर बरसा रही थी। अगर उन दोनों की शादी ना हुई होती तो बारात में जितने भी लड़के आए थे वह सभी उन पर जरूर ट्राई करते। बारातियों में आए लड़कों के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि दुल्हन की तरफ से कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जिन्हें वह पटा सके। जो खूबसूरत थी वह ज्यादातर शादीशुदा ही थी। इतनी भी जल्दी क्या है दूल्हे राजा, पहले अपनी सालियों से तो मिल लीजिए, अंडस को आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवांगी और नीति दोनों की ही वो दोस्त थी। इसी के नाते वो दोनों ही जय और राहुल की साली हुई। जी बोलिए साली साहिबा, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकते और ना ही हमारी दुल्हन को लेकर जा सकते हैं, अवनी ने कहा। फिर तुम लोग क्या चाहते हो, ये लोग क्या करें मुझे भी बताओ। मैं भी दुल्हन की तरफ से ही हूँ, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर अवनी और आयशा दोनों ही उसे आंखें छोटी कर घूरने लगी। अगर आप दुल्हन की साइड से हैं, फिर भी आप लड़की तो नहीं है ना जो सालियों की रस्म में हिस्सा लेंगे। एक आवाज सबको सुनाई दी जिसे सुनकर सब लोगों ने उसे तरफ देखा तो वहां पर त्राही खड़ी थी जो उनकी तरफ ही आ रही थी। वीर तो त्राही को देख अपनी होश ही खो बैठा था। पीच कलर का लहंगा जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, साथ में गले में नेकलेस और कानों में झुमके पहने त्राही इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वीर भूल ही गया वह इस वक्त कहां पर है। वीर का ही नहीं, वहां आए बाकी लड़कों का भी यही हाल था। त्राही ना ही तो किसी की गर्लफ्रेंड थी, ना ही किसी की बीवी। उन सभी के पास चांस था त्राही को पटाने का, और त्राही इतनी खूबसूरत भी थी। त्राही की दोस्ती कुछ दिनों में शिवांगी, अवनी, नीति, आयशा से बहुत गहरी हो गई थी। इसीलिए उन तीनों के जिद करने पर त्राही ऐसे तैयार होकर वहां पर दुल्हन वालों की तरफ से आई थी। वो सब चाहती थी कि त्राही भी बाकी सब की तरह इस शादी को एंजॉय करे। त्राही को देख वीर भूल ही चुका था कि वह क्या बात कर रहा था। त्राही वीर के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक नजर वीर की तरफ देखा जो उसे ही देखे जा रहा था। त्राही को बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए तुरंत उसने अपनी नजर वीर के ऊपर से हटा ली। त्राही अपने मन में कहा, अंडस को अब क्या पूरा खा ही जाओगे। व्योम, वीर और मानिक, इन तीनों की तो लॉटरी लग गई थी। वह तीनों ही अपनी वाली को देखने में बिजी थे। राहील जो कब से वहां पर खड़ा था, उसने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, अंडस को अगर तुम तीनों का हो गया हो तो पीछे हो जाओ, मुझे अपनी वाली से भी मिलना है। मुझे भी मिलना है, आखिर शादी तो मेरी होने वाली थी ना, अंडस को जय ने कहा, क्योंकि दूल्हा वह था और यहाँ पर बाकी सब तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना थे। राहील और जय लड़ झगड़ कर आगे आए। उन तीनों ने ही वीर, व्योम और मानिक को साइड किया। अब बताओ, अंदर आने के लिए तुम लोग क्या लोगे, राहील ने पूछा। राहील की बात सुन अवनी, आयशा और त्राही तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें कुछ नहीं चाहिए, त्राही ने कहा। त्राही की बात सुनकर राहील और जय दोनों ही कंफ्यूज हो गए। तो क्या हम लोग ऐसे ही अंदर आ सकते हैं? आप लोग कितनी अच्छी है, युवान ने कहा, और वह जैसे ही अपने कदम आगे आने के लिए बढ़ाने लगा, अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, अंडस को पीछे। अवनी की बात सुनकर युवान बेचारे ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि अवनी उसे बहुत ही खतरनाक नजरों से घूरे जा रही थी। मैं तो बस मजाक कर रहा था, युवान ने कहा और तुरंत पीछे दुबक कर खड़ा हो गया।
हमें सोचने का थोड़ा वक्त तो दीजिए, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुन जय ने उससे घूरते हुए कहा, ऐसे तो तुम लोग पूरा दिन लगा दोगे सोचने में ही, फिर हमारी शादी कब होगी और हम अपनी दुल्हन को लेकर जाएंगे कब। जय की बात सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगी। एटलीस्ट इन्हें सोचने का टाइम तो दो। वीर ने भी लड़कियों की साइड लेते हुए कहा। मानिक ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उन दोनों को देखकर राहील ने गुस्से में कहा, तुम दोनों यहाँ से निकलो, तुम लोग अब से बाराती नहीं हो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वीर ने राहील को देख मुंह बनाते हुए कहा। सब चैप्टर्स के लुक देखने के लिए चैनल ज्वाइन 273 गेम 8 लिस्ट। इन्हें सोचने का टाइम तो दो। वीर ने भी लड़कियों की साइड लेते हुए कहा। मानिक ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उन दोनों को देखकर राहील ने गुस्से में कहा, तुम दोनों यहाँ से निकलो, तुम लोग अब से बाराती नहीं हो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वीर ने राहील को देख मुंह बनाते हुए कहा। जैसी तुम हरकतें कर रही हो, जय ने कहा। उन सब को लड़ते देखकर अवनी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बस करो, आज के दिन ही शादी भी होनी है, यहीं पर ही सारा टाइम वेस्ट कर दोगे क्या? अवनी की बात सुनकर वह सभी चुप हो गए। अवनी ने आयशा की तरफ देखा और फिर आयशा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। बारातियों को इस रिबन को कट करने के लिए सीजर ढूंढनी होगी और सीजन यही कही है। आप लोगों के पास सिर्फ 3 चांस है। अगर आप लोगों ने वह सीजर ढूंढ ली तो फिर आप इस रिबन को कट कर अंदर आ सकते हैं, आयशा ने कहा। उसकी बात सुन जय ने हैरानी में कहा, यहाँ तो इतनी जगह है, हम कहाँ ढूंढेंगे? जय की बात सुन त्राही ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको आगे 3 लड़कियों के पास ही कहीं सीजर मिल जाएगी, 2 सीजर है और आपको वह दोनों ढूंढनी है। त्राही की बात सुनकर जय और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा। सभी बारातियों का ध्यान इस वक्त उन लड़कियों पर ही था। वह पता करने की कोशिश कर रहे थे आखिर उन लड़कियों ने सीजर कहाँ छुपाया होगा। उनके हाथ में फूलों की और मिठाइयों की थालियां भी थी, क्या उनके अंदर सीजर हो सकती थी? उनके पास सिर्फ 3 मौके थे सीजर ढूंढने ले लिए, वह एक भी मौका गवा नहीं सकते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी ढूंढ देता हूँ, व्योम ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा और फिर आयशा को अपनी आंखों से कुछ इशारा करने लगा। आयशा ने व्योम की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें छोटी कर कहा, नो चीटिंग। आयशा की बात सुनकर बेचारे व्योम का मुंह बन गया। उसे तो लगा था आयशा उसका साथ देगी। जय राहील अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नजरें थालियां पर थी जहां फूल और मिठाइयां थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहां पर वह सीजर होगी। राहुल और जय ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपनी पलकें झपका दी। उन दोनों ने ही एक साथ मिठाई और फूलों की थाली में अपना हाथ डाल दिया और सीजर ढूंढने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उन थालियों को पूरी तरह से छान मारा, पर उसमें कहीं पर भी सीजर नहीं थी। उन दोनों के चेहरे पर ही उदासी दिखने लगी। वही बाराती भी हैरान थे कि आखिर सीजर थी कहां। उनके पास सिर्फ एक मौका था, अगर वह अभी भी सीजर नहीं ढूंढ पाए तो फिर वह लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। कुछ करो, राहील ने मानिक की तरफ देखते हुए कहा। मानिक जिसका पूरा ध्यान इस वक्त अवनी पर था, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वही वीर ने भी जय की तरफ देखते हुए कहा, अभी अंदर चलते हैं। ये कहते हुए वीर और मानिक दोनों ने एक साथ त्राही और अवनी का हाथ पकड़ लिया। त्राही और अवनी दोनों ने मानिक और वीर की तरफ देखा। उनके चेहरे पर इस वक्त हल्की घबराहट थी, जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी, सिवाय मानिक और वीर के। यह आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, त्राही ने अपना हाथ वीर से छुड़ाते हुए कहा। वीर ने मुस्कुराते हुए त्राही की तरफ देखा और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मैडम? वही जय और राहील को समझ नहीं आ रहा था, मानिक और वीर फिर से क्या करने लग गए हैं। कहीं वह उनकी शादी को छोड़ अपनी शादी फिर से करने का तो प्लान नहीं कर रहे। तुम लोगों को सीजर ढूंढने के लिए कहा था, राहील ने उन दोनों की तरफ देख कहा। सीजर मिल चुकी है, मानिक ने कहा और फिर अवनी के हाथ को पकड़ उसकी तरफ देखा और फिर अपने दूसरे हाथ से अवनी के हाथों की चूड़ियों को साइड किया। अवनी की कलाई में जहां बहुत सारी चूड़ियां थी, उन्हें साइड करते ही सभी को एक छोटी सी चीज अवनी के कलाई से चिपकी हुई दिखाई दी। अवनी ने उस सीजर को अपनी कलाई से चिपका रखा था। अवनी को उम्मीद नहीं थी मानिक उस सीजर को ढूंढ लेगा। ये रही एक सीजर, मानिक ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। अवनी ने मानिक की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, रूम में मिलना। मैं तो अभी तैयार हूँ, चले।
मानिक ने एक्साइटमेंट में कहा। मानिक की बात सुन अवनी को गुस्सा आने लगा। वही बाकी सभी लोग हंसने लगे। वही त्राही अपना हाथ वीर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वीर था जो त्राही का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वीर ने भी अपने हाथों से त्राही की एक एक चूड़ियों को अलग किया। वो त्राही की आंखों में ही मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। सभी की नजर उन दोनों की तरफ ही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां उनके अलावा कोई और मौजूद ही नहीं है। लगता है तुम्हारा ये साला खुद शादी करने के लिए बेताब है, जय ने राहील की तरफ देखते हुए कहा। जय की बात सुन राहील ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को मैंने तो सोचा भी नहीं था वीर राणावत मेरा साला बन जाएगा। भगवान ऐसे साले से सबको बचाए। राहील की बात सुन जय हंसने लगा। वीर ने त्राही के हाथ से सीजर निकाला, पर त्राही का हाथ नहीं छोड़ा। उसने उस सीजर को त्राही के चेहरे के सामने करते हुए कहा, अंडरस्को हम लोग जीत गए। त्राही ने वीर की तरफ देखा और गुस्से में उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। वीर की होठों पर मुस्कुराहट आ गई। राहील और जय दोनों ही बहुत खुश थे। फाइनली उनके बारातियों ने सीजर जो ढूंढ ली थी। तो साली साहिबा अब जल्दी से हमें अंदर आने दीजिए, जय ने कहा। जय की बात सुन अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को पहले ये रिबन काट दीजिए। अवनी की बात सुन जय और राहील दोनों ने ही मुस्कुराते हुए वह रिबन काट दिया। अरे बल्ले बल्ले, अरे शावा शावा, युवान ने चिल्लाते हुए कहा। युवान के चिल्लाने के साथ ही सभी बाराती डांस करते हुए अंदर आ गए। अंदर हाल में सब मौजूद उन्हीं का ही इंतजार कर रहे थे। फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप, हेल्प कर सकता हूँ। उस आवाज को वह दोनों काफी अच्छे तरीके से पहचानते थे। वह कोई और नहीं वीर था। वीर के हाथ में इस वक्त कैंडल की बात सुन अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को पहले ये रिबन काट दीजिए। अवनी की बात सुन जय और राहील दोनों ने ही मुस्कुराते हुए वह रिबन काट दिया। अरे बल्ले बल्ले, अरे शावा शावा, युवान ने चिल्लाते हुए कहा। युवान के चिल्लाने के साथ ही सभी बाराती डांस करते हुए अंदर आ गए। अंदर हाल में सब मौजूद उन्हीं का ही इंतजार कर रहे थे। पूरे हॉल में ताजा फूलों से डेकोरेशन की गई थी, जिस वजह से वहां चारों तरफ हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सभी के होठों की मुस्कुराहट का कारण भी शायद वह फूलों की खुशबू हुई थी। हॉल के बीचों बीच 2 मंडप सजे हुए थे। उन मंडप को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। गुलाब के फूलों से बने वह बेहद खूबसूरत लग रहे थे। किसी भी लकड़ी की सपनों की शादी। पहले ही शादी के मुहूर्त में देरी हो गई थी, इसीलिए पंडित जी ने तुरंत उन दोनों को मंडप पर बैठने के लिए कहा। राहील और जय दोनों मंडप पर बैठकर गए। पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू कर दिए। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ देखे जा रहे थे। उन्हें काफी बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, आखिर लेकर तो अपने साथी जाएंगे, फिर इतनी क्या बेसब्री है। जब आपकी शादी होगी तब आपको पता चलेगा। त्राही ने बिना वीर की तरफ देखकर कहा। तुम हाँ तो बोलो, हम अभी शादी कर लेंगे, वीर ने आंख मारते हुए त्राही से कहा। उसकी बात सुन त्राही ने उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत अपना चेहरा सामने कर लिया। वीर मुस्कुराने लगा। दुल्हन को बुलाए, पंडित जी ने कहा। उनकी बात सुन आयशा और अवनी दोनों ही ऊपर गई और कुछ देर बाद शिवांगी नीति को अपने साथ लिए सीढ़ियों से नीचे आने लगी। सभी का ध्यान उनकी तरफ ही था। शिवांगी और नीति दोनों ने ही अपने चेहरे को घूंघट से कर रखा था। ऐसा करने के लिए गायत्री जी ने ही उनसे कहा था। अवनी ने नीति को ले जाकर राहील के पास बैठा दिया और आयशा ने शिवांगी को जय के पास। वो दोनों ही फिर साइड में खड़ी हो गई। पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू किया। राहील ने अपने पास बैठी नीति की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। कन्यादान करने के लिए यजमान आगे आए, पंडित जी ने कहा। उनकी बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेज बंसल आगे जाकर शिवांगी का कन्यादान करने लगी। सभी का ध्यान एक बार फिर नीति की तरफ चला गया। कोई कुछ कहता इससे पहले ही वीर आगे आया। नीति का कन्यादान करने लगा। वीर को कन्यादान करते देखकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वीर अपने भाई होने की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा था। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए और फिर इन्हें मंगलसूत्र पहनाए, पंडित जी ने कहा। उनके कहे मुताबिक ही राहील और जय ने किया। उसके बाद वह फेरे लेने के लिए खड़े हो गए। इस बीच राहील ने एक बार भी नीति का चेहरा नहीं देखा था। फेरे लेते हुए सभी लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा।
उनकी बात सुनकर वहां सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए वो मंडप से बाहर आए। राहिल और नीति ने सबसे पहले आगे बढ़ मिस्टर एंड मिसेज बंसल का आशीर्वाद लिया और फिर गायत्री जी, भूषण जी का। उसके बाद राहिल नीति का हाथ पकड़े उसे मोक्षी रानावत के पास लेकर गया और उनके पैर छुए। मोक्षी जी ने आशीर्वाद देते हुए नीति से कहा, हम भी तो देखें हमारी बेटी दिखती कैसी है। उन्होंने आज तक कभी नीति को देखा नहीं था, इसीलिए वह नहीं जानती थी नीति कौन है और कैसी दिखती है। मोक्षी जी ने नीति के चेहरे से घूंघट हटाया। राहिल और मोक्षी जी दोनों ने एक साथ नीति का चेहरा देखा, जिसे देख उन दोनों की होठों पर ही मुस्कान आ गई। सच में नीति बहुत प्यारी थी। मौसी जी ने नीति के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा खुश रहो और याद रखना तुम्हारी एक माँ भी है। उनकी बात सुनकर नीति की आंखों में नमी तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसे एक साथ इतने सारे रिश्ते मिल जाएंगे जो उसे इतना प्यार करेंगे। फ्लैशबैक। लता जी जब नीति के कमरे में उसकी तरफ बढ़ रही थी, तब नीति समझ गई थी वह क्या करना चाहती है। वह पूरी तरह से तैयार थी उनके किसी भी वार से बचने के लिए। लता जी ने नीति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने हाथ में छुपाए हुए स्प्रे को नीति के चेहरे पर स्प्रे करती। इससे पहले ही नीति नीचे झुक गई और फिर उसने लता जी को धक्का दिया, जिससे लता जी नीचे गिर गई और उनका सर साइड में टेबल से टकरा गया, जिसके कारण वह वहीं बेहोश हो गई। उन्हें देखकर पहले तो नीति काफी घबरा गई थी, पर उसने जब चेक किया उनकी सांसें चल रही थी, तब जाकर नीति कोई गहरी सांस आए। उसने लता जी को वही रूम में साइड में लेटा दिया। नीति को समझ नहीं आ रहा था वह लता जी का क्या करे। तभी अवनी नीति को लेने के लिए उसके रूम में आई। उसने जब नीति के चेहरे पर परेशानी देखी और जमीन पर पड़ी हुई लता जी को देखा तो वह समझ गई आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, नीति ने घबराते हुए अवनी की तरफ देखते हुए कहा। यह इसी लायक थी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर आगे बढ़ लता जी के हाथों को पकड़ उन्हें घसीटते हुए बाथरूम में लेकर गई और उन्हें वहां बंद कर दिया। अवनी जानती थी अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह जरूर शादी में कोई तमाशा करती, ताकि यह शादी ना हो पाए, जो अवनी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। चले, अवनी ने मुस्कुराते हुए नीति की तरफ देखते हुए कहा। वह ठीक तो होगी ना, नीति ने घबराते हुए कहा। वह पूरी तरह से ठीक है और वैसे भी बुरे लोगों को इतनी जल्दी मौत नहीं आती, अवनी ने हंसते हुए कहा और फिर नीति को अपने साथ नीचे लेकर आ गई। फ्लैशबैक एंड। मेरी बहन को ऐसे ताड़ना बंद करो, वीर ने राहिल को घूरते हुए कहा। वीर की बात सुन राहिल ने उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, अब यह मेरी वाइफ है, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी बहन की आंखों में एक आंसू भी ना आए। अगर इसकी आंखों में आंसू आया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, वीर ने राहिल को घूरते हुए कहा। वीर की बात सुनकर राहिल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। शिवांगी और जय ने भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। वहां सभी लोग बहुत खुश थे। उस हॉल के अंदर परिवार के करीबी लोग ही मौजूद थे, बाकी के गेस्ट बाहर ही थे। शादी हो चुकी थी, अब सिर्फ खाना बाकी था और हर किसी को बहुत तेज भूख लग रही थी। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। वहीं लता जी बाथरूम का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। उन्हें होश आ चुका था, पर उनकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। सभी लोगों का खाना पूरा ही हुआ था कि वहां की अचानक से लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया, सिर्फ कैंडल्स की रोशनी से ही सब एक दूसरे को देख पा रहे थे। हर कोई हैरान था, इतनी बड़ी शादी में ऐसे लाइट कैसे जा सकती थी, वह भी इंडिया के सबसे अमीर खानदानों की शादी में। तभी अवनी को एहसास हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने उस तरफ देखा तो वह मानिक था। मानिक अवनी का हाथ पकड़ उसे वहां से लेकर चला गया। मानिक अवनी को लेकर हॉल के पास में ही कॉरिडोर में आया और उसे कमर से पकड़ अपनी बाहों में भरकर कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेबी? क्या ये पूछने के लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो? अवनी ने हैरानी में मानिक की तरफ देख कहा। मानिक मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वह क्या है, तुम्हें देख मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अवनी के कान के पास जाकर धीरे से कहा। उसके दोनों हाथ एक साथ अवनी की कमर पर थे। मानिक, यहाँ सब है, अवनी ने अपनी मीठी में आवाज में कहा।
वह लोग हॉल से ज्यादा दूर नहीं थे। कोई भी किसी भी वक्त उस तरफ आ सकता था, इसीलिए तो लाइट ऑफ कर आए हैं, मानिक ने कहा और अवनी की गर्दन पर अपने गर्म होठों को रख दिया। उसके हाथ अवनी की खुली कमर पर थे और चारों तरफ से अवनी की कमर को छू रहे थे। मानिक की बात सुनकर अवनी हैरान रह गई। क्या सिर्फ उससे मिलने के लिए मानिक ने इस पूरी जगह की लाइट ही ऑफ करवा दी थी? क्या मानिक पागल हो चुका था? ये तुमने क्या किया? सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं, अवनी ने कहा। और मेरी परेशानी का क्या? तुम इतनी हॉट बनी घूम रही हो और चाहती हो मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं बिना कुछ किए, मानिक ने कहा और अपने गालों को अवनी के गालों से रब करने लगा। अवनी ने मानिक की शेरवानी पर अपने हाथ रखे। उसकी पकड़ कसी हुई थी। मानिक की बात सुन उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते? अवनी ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी सांसें से ऊपर नीचे हो रही थी। मानिक का हर एक मोमेंट अवनी को पिघला रहा था। बिल्कुल भी नहीं, मानिक ने कहा और अपने होठों को वह जैसे ही अवनी के होठों पर रखने वाला था उन दोनों को ही एक आवाज सुनाई दी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता हूँ। उस आवाज को वह दोनों काफी अच्छे तरीके से पहचानते थे। वह कोई और नहीं वीर था। वीर के हाथ में इस वक्त कैंडल थी जिससे वह अपने चेहरे के ठीक सामने लेकर घूम रहा था। वीर को देखते ही अवनी तुरंत मानिक से दूर हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानिक ने वीर को घूरते हुए कहा। उसे वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से वह अवनी को किस करते करते रह गया। वीर मुस्कुराया तभी वहां लाइट भी आ गई। लाइट को देख मानिक के चेहरे की एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने अपने आदमियों से कहा था लाइट तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक वह मैसेज न करे। लाइट कैसे आ सकती है? मानिक ने कहा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा वीर रानावत चाहे तो कुछ भी आ सकती है, ये तो सिर्फ लाइट है। वीर की बात सुन मानिक उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसका मन कर रहा था वह भी वीर को मार डाले। Chapter 275 कर्मा हिट्स बैक। वीर मुस्कुराया तभी वहां लाइट भी आ गई। लाइट को देख मानिक के चेहरे की एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने अपने आदमियों से कहा था लाइट तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक वह मैसेज न करे। लाइट कैसे आ सकती है? मानिक ने कहा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा वीर रानावत चाहे तो कुछ भी आ सकती है, ये तो सिर्फ लाइट है। वीर की बात सुन मानिक उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसका मन कर रहा था वह भी वीर को मार डाले। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मालिक ने अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में वीर से कहा। उसे इस वक्त सच में वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वीर ने अपने कंधे उठाते हुए कहा और फिर दीवार से टेक लगाकर अपने हाथों को फोल्ड कर उन दोनों को देखते हुए खड़ा हो गया। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अवनी ने धीरे से पूछा तो वीर ने मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को कबाब में हड्डी बनने का काम। अवनी ने वीर को घूरते हुए कहा अंडरस्को कर्मा हिट्स बैक। उसकी तुम चिंता मत करो, वैसे तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे किसी की शादी खराब करो रोमांस करते हुए, और लाइट जाने की वजह से सबको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वीर ने कहा। वीर की बात सुन मानिक ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा अंडरस्को और तुम्हें कब से लोगों के परेशानी की फिक्र होने लगी? अब मैं इतना भी बुरा नहीं, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अवनी और मानिक को परेशान करना चाहता था और उन दोनों के ही चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर वीर को काफी संतुष्टि मिल रही थी। वह अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसने उन दोनों को ही पूरी तरह से इरिटेट कर दिया था। तभी वहां पर राहील गुस्से में आया। राहील ने मानिक की तरफ देखते हुए कहा अंडरस्को इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा मानिक। राहील की बात सुन के मानिक ने उसकी तरफ देखा और फिर वीर को वह समझ गया वीर ने ही राहुल को भी इस बारे में बताया है। राहील को तो यकीन ही नहीं हुआ था मानिक उसकी शादी में लाइट इस तरह बंद करवा देगा। उसका तो दोस्त ही उसका दुश्मन निकला। अवनी ने अपनी गर्दन न में हिलाया और फिर वहां से चली गई। वह जानती थी अभी ये तीनों आदमी लड़ने ही वाले हैं। सारे पागल मेरी जिंदगी में ही क्यों आ गए? अवनी ने गुस्से में खुद से ही कहा। उसका अपने बाल नोचने का मन कर रहा था। राहील ने मानिक की तरफ देखा फिर वहां से चला गया।
राहील के जाने के बाद वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, लाइट को ठीक करने के लिए मैंने तुम्हारे दादाजी के बॉडीगार्ड्स को ही भेजा था, तो उन्होंने वहां खड़े तुम्हारे बॉडीगार्ड को तो जरूर देखा होगा। ये कहते हुए वीर के होठों पर मुस्कुराहट थी। मानिक समझ गया वीर ने ही यह सब कुछ जानबूझकर किया है। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ देर शांति से वहां खड़ा रहा, उसके बाद वीर वहां से चला गया। मानिक वीर को जाते हुए देखता रहा। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और धैर्य को कॉल किया। रानावत कॉरपोरेशन की लंदन वाली कंपनी, कैसे भी सुबह तक मुझे अपने नाम चाहिए, मानिक ने कहा, और फिर धैर्य की भी ना कोई बात सुन कॉल कट कर दिया। वही मानिक की बात सुनकर धैर्य हैरान था। इतने कम वक्त में वही ये काम कैसे करेगा। मानिक ने तो यह इतना इजीली कह दिया था जैसे सिर्फ हलवा खाना है। अब तक शादी की सारी रस्में हो चुकी थी और गेस्ट भी वापस जा चुके थे। सभी लोगों के चेहरे पर थकान थी। नीति और शिवांगी, आज रात तुम दोनों एक ही रूम में सो जाओ। वैसे भी तुम लोग बहुत थक गए होंगे, कल हम वापस मुंबई के लिए निकलने वाले हैं, मैसेज बंसल ने कहा। उनकी बात सुन राहील और जय, जो वहां खड़े थे, उनके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। पर इसकी क्या जरूरत है, वह हमारे रूम में भी सो सकती है, राहील ने कहा। राहील की बात सुन मिसेज बंसल ने मुस्कुराते हुए उसे समझाते हुए कहा, हाँ पर अभी सब लोग बहुत थक गए हैं ना। बिल्कुल भी नहीं, नीति मेरे साथ मेरे रूम में जाएगी, राहील ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। फिर आगे बढ़कर नीति का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अपने रूम की तरफ लेकर चला गया। वह इस बारे में किसी से भी बहस नहीं करना चाहता था। आखिर उसने इतने सालों तक नीति का इंतजार किया था और अब उनकी जब शादी हो भी गई थी तो मिसेज बंसल नीति को उससे अलग रूम में सुलाने की बात कर रही थी। वह कैसे ही उनकी बात मान लेता। हर कोई राहील को नीति को ले जाते हुए हैरान से खड़ा देख रहा था। वहां फैमिली के सभी लोग मौजूद थे, पर राहील एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। नीति तो खुद हैरान थी और उसे बहुत शर्म भी आ रही थी राहील की हरकत पर। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर किसी की तरफ नहीं देखा। राहील नीति को लेकर वहां से चला गया और मिसेज बंसल अपना मुंह खोले देखती रह गई। लगता है आज सबको बेशर्मी करनी है, वीर ने वहां खड़े खड़े कहा। वीर की बात सुन आयशा और त्राही, जो वहां खड़ी थी, उन दोनों ने ही वीर की तरफ कंफ्यूजन में देखा, जैसे पूछ रही हो कि और किसने बेशर्मी की। वही अवनी वीर को घूर रही थी, जैसे कह रही हो अगर उसने यह बात किसी और को बताई तो वह उसकी जान ले लेगी। अवनी के चेहरे को देखते हुए वीर हंसने लगा। मिसेज बंसल ने फिर शिवांगी और जय की तरफ देखा। उनके इस तरह देखने पर शिवांगी ने जल्दी कहा, मम्मा मैं आपके साथ सो जाऊंगी। वहीं जय बिल्कुल चुप रहा। वह भी चाहता था शिवांगी उसके साथ उसके रूम में ही सोए, पर वह राहील के जितना बोल्ड नहीं था जो सबके सामने ऐसे चला जाए। वो थोड़ा शाई टाइप का इंसान था। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। काजू तो बहुत पहले ही रूम में सो चुकी थी। वह बहुत थक गई थी, इसीलिए मानिक ने पहले ही काजू को रूम में ले जाकर सुला दिया था। काजू अकेली थी, इसीलिए मानिक ने धैर्य को काजू के पास उसके रूम में ही छोड़ दिया था, ताकि काजू को कोई भी प्रॉब्लम हो तो धैर्य तुरंत उसे बता सके। दूसरी तरफ राहील नीति को अपने रूम में लेकर आया। उसने रूम का दरवाजा बंद किया और नीति की तरफ देखा, जो अभी भी हैरानी में उसे देख रही थी। आपने ये क्या किया, सब लोग क्या सोच रहे होंगे, को नीति ने कहा। नीति की बात सुन राहील ने उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ नीति की कमर को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। सब क्या सोचेंगे, यही सोच तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, राहील ने नीति की आंखों में देखते हुए कहा। राहील की बात सुन नीति की आंखों में नमी तैर गई। वह जानती थी राहील को सब पता चल चुका है। दीपा कहाँ है, आपने उसके साथ क्या किया है, नीति ने राहील के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। राहील ने नीति की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, लेट्स मेक इट स्पेशल, राहील ने कहा और नीति को बेड पर बैठा उसके गर्दन पर हल्के से किसकर उससे दूर हो गया। नीति ने अपनी नजरें झुका ली, उसे बहुत शर्म आ रही थी। राहील एक टक नीति को ही देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था नीति उसकी वाइफ बन चुकी है। ऐसे मत देखिए, नीति ने धीरे से कहा। उसके बाद से राहील मुस्कुराते हुए नीति के पास बैठ गया।
उसने नीति की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को, क्या तुम चाहती हो हम वह करें जो सब करते हैं अपनी फर्स्ट नाइट पर? राहील की बात सुनकर नीति का मन कर रहा था वो अभी यहाँ से भाग जाए, उसे बहुत शर्म आ रही थी। और राहील उससे ऐसे कैसे सवाल कर रहा था। मुझे बहुत नींद आ रही है, नीति में बहाना बनाते हुए कहा। वह जैसे ही सोती उससे पहले ही राहील ने नीति का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके बालों को अपने हाथों से पकड़ अपने होठों को नीति के होठों पर रख उसे किस करने लगा। राहील काफी पैशनेटली नीति को किस कर रहा था। नीति ने अपनी आंखें खोल राहील की तरफ देखा, जो इस वक्त अपनी आंखें बंद किए उसे बस किस किया जा रहा था। किस करते हुए ही राहील ने नीति को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने किस ब्रेक नहीं की थी, वह नीति के लोअर लिप को सक कर रहा था। नीति भी आज बहुत खुश थी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली वह राहील के साथ जो थी। आई एम सॉरी, आई कांट वेट एनीमोर। राहील ने नीति के होठों को छोड़ उसकी तरह अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा। उसकी बढ़ती सांसें नीति महसूस कर सकती थी। राहील ने फिर नीति की गर्दन पर अपने होठों को रख दिया और अपने दूसरे हाथ से नीति के दुपट्टे को खोलने लगा। उसके हर एक मोमेंट से नीति की धड़कन तेज हो रही थी। नीति के दुपट्टे को उससे अलग कर राहील नीति की बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगा। नीति की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, उसके दिल की धड़कन जैसे भाग रही है। नीति ने अपने आप को संभालते हुए राहील से धीरे से कहा, अंडरस्को, प्लीज लाइट बंद कर दीजिए। राहील लाइट बंद तो नहीं करना चाहता था, पर नीति के कहने पर उसने लाइट बंद कर दी और वह दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो गए। वह प्यार जिसके लिए उन दोनों ने इतने सालों तक इंतजार किया था। दूसरी तरफ रात में अवनी की नींद खुली, उसे एहसास हुआ जैसे उसके रूम के दरवाजे के पास से कोई गया। अवनी ने दरवाजे की तरफ देखा, गिर मानिक की तरफ, जो इस वक्त काजू को अपने गले लगाए सो रहा था। अवनी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा, फिर बेड से नीचे उतर दरवाजे के बाहर देखने लगी। अवनी जैसे ही बाहर आई उसकी नजर त्राही पर पड़ गई, जो थोड़ी दूरी पर वहां छिपते हुए कहीं जा रही थी। त्राही को इस वक्त यहाँ देख अवनी हैरान रह गई। त्राही यहाँ क्या कर रही है? अवनी ने खुद से ही कहा, क्योंकि त्राही सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, जो कि होटल के एरिया से बहुत दूर था। अवनी ने एक नजर पीछे मोड़ मानिक की तरफ देखा, फिर धीमे कदमों से त्राही का पीछा करने लगी। हर हर महादेव दिल।